हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 9 जून है और आज हम 8 जून की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। और आप जो पीडीएफ का आप सवाल कर रहे थे, तो वो पीडीएफ है, ये स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे 98,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको एक पिन किया हुआ कमेंट है, उसके अंदर सी मोर में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे भी एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वो आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, आप वहाँ पे जाके और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो संडे वाला आपका सवाल है कि संडे को कुछ एमसीक्यू वगैरह इस तरीके से ला सकते हैं। अभी क्या है कि मेरे ट्विंस बेबीज़ हुए थे और लगभग 4-5 महीने के हो गए हैं वैसे तो, लेकिन मुझे संडे संडे को घर जाना पड़ता है, तो इसलिए संडे को ये पॉसिबल नहीं है। और अभी तो 2 सैटरडे संडे से मैं अभी डिस्कशन कर भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर उसके अलावा आपका एक सवाल था कि जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनका जेन्युइन सवाल है कि भाई आपका क्वेरी है कि आप इसको डिस्कशन है इंग्लिश के अंदर भी कीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने कीवर्ड होते हैं उतना कोशिश करता हूँ कि उन कीवर्ड्स को मैं इंग्लिश के अंदर भी आपके लिए ट्रांसलेट कर पाऊँ। लेकिन क्या है कि हिंदी के अंदर थोड़ा जल्दीबाजी के अंदर, जैसे आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर कोशिश करते हैं हम, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ इंग्लिश के अंदर ही मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि हिंदी वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल भव्य पोर्टल से संबंधित है। भव्य योजना के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि केंद्र सरकार है वो 6 साल के अंदर लगभग 100 इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनकी स्थापना करेगी, और राज्य सरकार है तो वो उनको भूमि वगैरह आवंटित करेंगे। इस तरीके से हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इसका भव्य पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया है। भव्य पोर्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ऐसा, जहाँ पे क्या है कि जो निवेशक हैं, जो बाहर बैठे हैं, विदेशी निवेशक हैं, तो वो घर बैठे इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाले हैं तो उसके अंदर किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उसके अलावा वहाँ पे कौन से एरिया है वहाँ पे है ये, और वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है तो उसकी दूरी कितनी है, ज्योग्राफिकल मैपिंग है, उस आधार पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे भव्य पोर्टल पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनको, निवेशकों को। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि पहली बात तो ये मंत्रालय मंत्रालय आपको पता होना चाहिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य। ये हिंदी के अंदर ही इसकी फुल फॉर्म है, इंग्लिश के अंदर नहीं है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय मैंने बता दिया। 6 साल के अंदर 100 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल पार्क हैं, औद्योगिक पार्क हैं, वो बनाए जाएंगे। उसके बाद में बजट परिव्यय ये हमारे काम का नहीं है। और उसके अलावा नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और ये एनआईसीडीसी है, तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं हमारे, शायद 11 के समथिंग है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी, तो उसको भी यही मॉनिटर करती है, एनआईसीडीसी संस्था है। उसके अलावा दिशा निर्देश कौन देता है, डीपीआईआईटी है जो वाणिज्य मंत्रालय इसी के अंदर ही आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह ये यही निकालता है। फिर केंद्र राज्य साझेदारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 51-49 ये मॉडल के आधार पे, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो 51 और 49% के हिसाब से होगी। और आपको पता है जैसे 60-40 है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन कर सकता है कि 60-40 होता है, कोई में 100% सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। इसके अंदर 51-49 मॉडल है ये। और इसके अंदर क्या होगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो तो भूमि प्रोवाइड करवाएंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बनाना, ये सारा काम है वो केंद्र सरकार का होगा। तो राज्य सरकार है तो वो एक प्रतिस्पर्धा के आधार पे, मतलब एक कॉम्पिटिशन के आधार पे जैसे अपने प्लान बनाएंगे, प्लान बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे, और जिसका प्लान है वो अच्छा लगा केंद्र सरकार को, उसी जगह पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। फिर आगे देख लेते हैं। 25 एकड़ जैसे, मतलब पार्कों का आकार है वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग है, मतलब वन साइज फिट फॉल और होता है वो नहीं है यहाँ पे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य हैं जो, ठीक है, तो उनके लिए 25 एकड़ की भूमि है, क्योंकि वहां पे क्या है कि जो जगह है वो कम होती है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इतनी जगह नहीं मिल पाती, तो 25 एकड़ की भूमि है। फिर मध्यम आकार के जो राज्य हैं उनके लिए 100 से 500 एकड़ तक भूमि है। और जैसे शहरी और कस्बों के निकट कोई क्षेत्र है तो वहां पे 1000 एकड़ तक की भूमि, मतलब 25 से लेके और 1000 एकड़ तक ये एरिया होगा इनका। उसके बाद में प्रतिस्पर्धी मॉडल मैंने आपको बता दिया कि राज्य वो प्रतिस्पर्धा करेंगे इसके अंदर। प्लग एंड
प्ले अवसंरचना होगी इसके अंदर। जैसे आप देखो कि जैसे एक टीवी लेके आते हो और घर के अंदर, हमारे घर में बिजली है तो उसको सीधा लगा देते हैं हम टीवी को और वो चल जाता है। उसी आधार पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो मशीन वगैरह अपनी सारी कुछ लेके आएंगी और वहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं उनको पहले से ही मिलेंगी इस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर। और बस उनको एक ही मशीन आना है, लगाना है और अपना काम चालू करना है, अपना उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो शुरू करना है। तो ये प्लग एंड प्ले अवसंरचना के आधार पे है। उसके बाद में स्टार्टअप, डीप टेक, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरीके से नवाचार समर्पित है ना ये क्षेत्र होंगे। और उसके बाद में बीआईएस और फसाई, ये जैसी संस्थाएं, उनके सहयोग से आधुनिक परीक्षण सुविधाएं मिलेंगी कि इंडस्ट्रियल पार्क है उसके अंदर जो कंपनीज हैं तो उनको मानकीकरण करने के लिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए फसाई और बीआईएस के जो मानक है वहीं पे ही अंदर ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर, इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उनको बाहर भेज के या फिर जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मतलब कि भाई ये सस्ता तरीका है, आसानी से उनको अवेलेबल हो जाएंगी ये मानक है, वो परीक्षण करवा सकते हैं। फिर वहां पे श्रमिकों के आवास भी होंगे। उसके बाद में वैश्विक क्षमता केंद्र, जीसीसी। जीसीसी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो वो भारत के अंदर उनके एक सेंटर होते हैं, कई सेंटर होते हैं उनके, तो उनको जीसीसीज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में विदेशी निवेशकों के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय एनक्लेव वगैरह, इनका भी निर्माण करवाया जाएगा। और भव्य पोर्टल है, उसके बारे में ये देख लेते हैं लास्ट के अंदर कि ये सिंगल डिजिटल इंटरफेस है, सिंगल डिजिटल इंटरफेस है ये। और सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग होती है इसके अंदर की मैप के आधार पे उनको, जो निवेशक हैं उनको बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ से कितनी दूर जो रेलवे स्टेशन है या सड़क की अवसंरचना क्या है, सब कुछ जगह वगैरह डिसाइड कर दी जाएगी, इसके अंदर बता दिया जाएगा भव्य पोर्टल पे। ठीक है, तो यही है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से संबंधित है। क्या है कि इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज है। ठीक है। और मैटरनिटी हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए ये स्कीम है। ये पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है। आज मैंने क्या है कि 3 पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है उनको शामिल किया है। इसमें एक पहले की भी न्यूज थी जो हमारी बाकी रह रखी है, उनको मैं सोच रहा हूं कि साथ साथ में ही करवा दूं, आपको अलग से, आपके लिए अलग से सेशन नहीं लेना पड़े। तो इसके अंदर क्या है कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है ये। ठीक है। जो महीने की 9 तारीख होती है, प्रत्येक महीने की 9 तारीख है, तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके, उनको जो माताएं हैं तो उनको फ्री चिकित्सा सुविधाएं या फिर सहायता मिल सके, उसके लिए महीने की 9 तारीख को कैंप वगैरह इस तरीके से आयोजित करवाए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। वहां पे जो निजी चिकित्सक हैं, निजी जो डॉक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं यदि उनको वॉलंटरी सर्विस वगैरह देनी होती है। तो इस आधार पे 9 तारीख को डिसाइड किया गया कि हर महीने की 9 तारीख को फ्री सुविधाएं मिलेंगी। जो मातृत्व परीक्षण वगैरह, उनको कोई भी टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं तो वो 9 तारीख को आके करवा सकते हैं। 9 ही क्यों, आपको पता है 9 महीने एक सांकेतिक है, जैसे 9 महीने के अंदर बच्चा होता है, इसलिए 9 तारीख को चूज किया गया है कि भाई याद रहे। तो इसके अंदर और क्या है हम देख लेते हैं। पहली बात ये 2016 के अंदर शुरू हुई थी, 9 जून 2016 को शुरू हुई थी। गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही, सेकंड और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा सके उसके लिए है ये। मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर के लिए ये है। उसके बाद में व्यापक जांच वगैरह होती है इसके अंदर। एक बार विशेषज्ञ, मतलब एक बार विशेषज्ञ की जांच है वो अनिवार्य तौर पे यहाँ पे इनके पास में करवाई जाएगी। और सेवाएं हैं, सेवाएं कौन कौन सी शामिल है, जैसे ब्लड है, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, फिर अल्ट्रासोनिक हो गई, फिर अल्ट्रासाउंड है, जैसे ये दवाएं और पोषण, सुरक्षित प्रसव से जुड़ी काउंसलिंग, इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं इनको। बाद में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसकी पहचान की जाती है और उसके जो 25 अलग अलग टाइप बांटे गए हैं तो उस आधार पे उनकी पहचान की जाएगी। फिर उसके आधार पे माताओं के जो कार्ड है उसके ऊपर कोई स्टिकर लगाए जाते हैं। एक रेड स्टिकर होता है, एक ग्रीन स्टिकर होता है। तो रेड स्टिकर मतलब थोड़ा हाई रिस्क है और ग्रीन मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पहचान आसान हो जाती है, जब वो अगली बार आएंगे तो स्टिकर देख के उनको थोड़ा ज्यादा केयर किया जाएगा। ठीक है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसकी पहचान होगी। जो 25 अलग अलग कारक हैं, जैसे एनीमिया हो गया, एचआईवी हो गया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, इनकी जांच करके हाई रिस्क मामलों की पहचान की जाती है। उसके बाद जैसे हरा स्टिकर हो गया, लाल स्टिकर हो गया, ये सब मैंने बता दिया आपको कि उनकी पहचान के लिए हरा स्टिकर और लाल स्टिकर ऐसे होंगे। फिर निजी डॉक्टर हैं, तो निजी डॉक्टर हैं तो वो भी अपनी स्वेच्छा से सेवा दे सकते हैं यहाँ पे। और जैसे विस्तारित एक्सटेंडेड, ये एक लॉन्च किया गया 2022 के अंदर, इसको बढ़ा के एक्सटेंडेड पीएमएसए,
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो हाई रिस्क मामले हैं तो उनको ट्रैक वगैरह किया जाएगा और उसके बाद में उनका इलाज किया जाएगा। तो ट्रैकिंग की जाएगी और फॉलोअप किया जाएगा, उनको पूछा जाएगा बार बार। अब प्रोत्साहन के लिए जैसे महिला लाभार्थी है, उसके अलावा जो आशा वर्कर है तो उनको नकदी प्रोत्साहन भी दिया जाता है इसके अंदर। बाद में ये हमारे काम का नहीं कि लाभार्थी कितने हो गए हैं, ठीक है। फिर एमएमआर में कमी, ये इंपॉर्टेंट है। एमएमआर आपको पता है मातृत्व मृत्यु दर होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है। तो पहले क्या है कि जो 87 अब हो गई है, पहले 130 थी 2014 के अंदर 130 एमएमआर थी, वो कम होके 87 हो चुकी है। और हमें पता है एसडीजी लक्ष्य है, एसडीजी लक्ष्य है तो उसके अंदर 3 के अंदर आता है। मैंने कल आपको बताया था स्टेथोस्कोप वाला की मतलब एसडीजी 3 है स्वास्थ्य वाला। तो एसडीजी 3 है, उसके अंदर हमें 70 तक करना है, इसको एमएमआर को घटा के 70 करना है। और ये टारगेट कब तक होते हैं? 2030 तक के एसडीजी टारगेट। तो 2030 तक हम कोशिश करेंगे, लगभग हम पास में आ चुके हैं, 87 और 70 का इतना ही डिफरेंस बचा है। तो आप मेंस के अंदर इसको बहुत अच्छे से यूज में ले सकते हो, इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, ऐसे ऐसे जो फैक्ट हैं वो डाले जाते हैं यदि, तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं आपको। तो एसडीजी लक्ष्य है, ये मैंने बता दिया कि 70 हो गया, 70 तक लेके आना है हमें, और अभी 87 है 2022 से 24 के समथिंग, ठीक। फिर उसके बाद में और कौन कौन सी स्कीम है? जननी सुरक्षा योजना है, जो संस्थागत प्रसव है मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको आसान करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए संस्थागत प्रसव को जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। फिर उसके बाद में इसमें वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना के तहत। उसके बाद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, तो इसके अंदर जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं और माताएं होती हैं तो उनको भी फ्री या मुफ्त इलाज करवाया जाता है उनका। फिर सुमन है, ये भी सुरक्षित मातृत्व के लिए है, सुमन स्कीम है, ये भी सुरक्षित मातृत्व के लिए कि कोई भी ऐसी माता ना हो या कोई बच्चा ना हो कि जो जिनका इलाज किया जा सकता था और फिर भी उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा कोई भी छूटे नहीं, उसके लिए सुमन स्कीम है। फिर लक्ष्य, लक्ष्य क्या है कि जो लेबर रूम होता है तो उसके अंदर सैनिटेशन वगैरह बनाए रखा जाए और उनको कोई भी इंफेक्शन वगैरह माता को बच्चे को ना हो, इसके लिए ये लक्ष्य योजना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सुमन हो गया, लक्ष्य हो गया, इस तरीके से अलग भी जो इकोसिस्टम है, अन्य योजनाएं वो भी चल रही है। आगे चलते हैं। हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो लॉन्च हुआ ही है, उसके साथ में हिंदी लिटरेचर का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो भी हमारा लॉन्च हो चुका है। जो श्याम सर हैं आईआरएस हैं, तो वो अभी लवासना जाने से पहले आपके साथ में एक लास्ट सेशन करने वाले हैं, जो 80 दिन के अंदर आपको हिंदी लिटरेचर के अंदर आंसर राइटिंग, आपको लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। लाइव आंसर राइटिंग के अंदर ऐसे होगा कि आपको 5 क्वेश्चन है वो डेली के करवाए जाएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन होंगे लगभग, और आपको जैसे टारगेट दिया जाएगा पहले कि इतना पढ़ के आना है, उसके बाद में आप उसी की आंसर राइटिंग लाइव क्लास के अंदर करोगे, टाइमर लगा के आपको आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद में आपको मॉडल आंसर दिखाया जाएगा कि मॉडल आंसर है, मैं आपकी जगह होता तो ये ऐसा करता, ऐसा लिखता, ये श्याम सर आपको बताएंगे। और उसके बाद में जब आप 500-700 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप लिख लोगे, उनको एक पीडीएफ बना के श्याम सर की एक टेलीग्राम आईडी मिलेगी आपको, तो वहाँ पे आप उसको भेज सकते हो और वो ऑडियो रिव्यू के द्वारा आपको बता देंगे कि ये गलतियाँ की है आपने, ये आप सही कर सकते हो, ऐसा ये फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर थोड़ा चेंज करो, जो भी आपकी गलतियाँ होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। तो इस तरीके से ये 80 दिन का लाइव आंसर राइटिंग बैच होगा, ऑडियो रिव्यू होगा और 150 से ज़्यादा मॉडल आंसर करवाए जाएंगे, ये इसकी फीस है, ठीक है। और श्याम सर के 269 नंबर आए हुए हैं हिंदी लिटरेचर के अंदर, बिना कोई कोचिंग किए हुए इनके 269 नंबर आए हुए हैं, तो आप इनके साथ में जुड़ सकते हो। उसके अलावा हमारे जो जीएस के इंटरनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाला है, साइंस टेक का है, ये 5 कोर्स का कॉम्बो कोर्स बना दिया है। पहले क्या है कि इनके अलग अलग कोर्स थे तो उनकी 2400 रुपए के समथिंग, कोई 400 500 इस तरीके से थे, इनको मिला के कॉम्बो कोर्स बना दिया और ये आपके लिए 1199 रुपए का हो गया है, तो लगभग 1200 का है ये। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके आप इनके डेमो जो लेक्चर हैं वो देख सकते हो, इनके नोट्स कैसे हैं वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे जो मेंस के हैं, जो आप देख रहे हो कि सार्थक सीरीज है उसके अंदर जो नोट्स हैं वो सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 2, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो यदि आपको कोई और भी डाउट है तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्या है। अगला आर्टिकल, गरीबों का सशक्तिकरण, समावेशी परिवर्तन का एक दशक, कि 10 साल के अंदर जो गरीबों का सशक्तिकरण है उसके लिए सरकार क्या क्या स्कीम लेके आई है। मैंने बताया था आपको कि सरकार के 12 साल हुए हैं तो उसके अंदर सरकार ने क्या क्या किया है,
तो वो सारी स्कीम एक साथ के अंदर इसमें दे रखी है कि गरीबों के लिए हमने क्या क्या किया है वो सरकार ने एक साथ बता रखा है। तो ऊपर ऊपर से जो मेंस आंसर राइटिंग है उसके अंदर आप इनको फोल्डर मटेरियल की तरह यूज में ले सकते हो कि मतलब वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया है। पहले भी मैंने एक दो आर्टिकल ऐसे करवाए थे, इसको भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। और पहला है वॉश, मतलब वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसके इनिशिएटिव एक साथ में दे रखे हैं। जैसे मतलब जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जो अर्बन और ग्रामीण वाला दो हैं तो ये दो हो गए। तो स्वच्छ भारत मिशन है तो उसके अंदर ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस इस तरीके से तीन लेके आए थे, तो उससे संबंधित ये तीन है। तो जल जीवन मिशन है पहला, तो जल जीवन मिशन 2019 के अंदर शुरू किया था, जो हर घर जल का नारा था उसको पूरा करने के लिए कि टैप वाटर द्वारा पानी प्रोवाइड करवाया जाएगा, न सिर्फ घरों के अंदर, उसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, स्कूल हैं, उनके अंदर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन, ये अर्बन है और एक ग्रामीण है, इस तरीके से दो लेके आए थे। अर्बन वाला है तो उसके अंदर ओडीएफ है, मतलब खुले में शौच से मुक्त के लिए था ये। ओडीएफ प्लस है जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड और लिक्विड जो ठोस और तरल है, जो कचरा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ओडीएफ प्लस लेके आए थे। फिर ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस है जो सीवरेज के द्वारा नदियों के अंदर सीधा गंदा पानी है वो बहा दिया जाता था, उसको ट्रीट करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने या फिर कुछ भी सर्कुलर इकोनॉमी टाइप में ऐसा करना, तो वो ओडीएफ प्लस प्लस था। उसके बाद में जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ये ग्रामीण वाला है, तो इसके अंदर नॉर्मल जो स्वच्छता के जो खुले में शौच से मुक्त है या फिर ऐसे काम है वो तो किए ही जाएंगे। उसके अलावा जो गोवर्धन स्कीम है ये भी लेके आई थी सरकार। गोवर्धन क्या है कि इसके अंदर जो बायोगैस प्लांट हैं वो बनाए जाएंगे गांवों के अंदर, तो बायोगैस प्लांट लगा के सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये तो हो गया जल स्वच्छता और साफ सफाई के लिए सरकार ने अभी क्या इनिशिएटिव किए थे पिछले 12 सालों के अंदर। उसके बाद में स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण के लिए सरकार ने क्या किया है। पहला इसके अंदर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2016 के अंदर शुरू हुई थी, और ये फ्री जो एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं तो उनको फ्री देना, कनेक्शन देना, वो इसका एक मोटिव था। और उसके बाद में जो ये एलपीजी कनेक्शन है, ये अभी एक 2-3 दिन पहले मैं पीआईबी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ऐसी न्यूज़ थी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से काफ़ी सारे देश थे, विकसित देश भी थे, विकासशील देश भी थे, तो उनके अंदर सबसे कम रुपए के अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एलपीजी सिलेंडर, ये सरकार ने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है 2024 के अंदर शुरू हुई थी, और इसमें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। उसके बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के तहत क्या किया जाता है कि सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का काम इसके अंदर किया जा रहा है, मतलब उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है सभी घरों तक। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, ये है, तो ये भी 2014 के अंदर शुरू हुई थी, और इसमें क्या है कि गाँव में बिजली के बुनियादी ढांचे, मतलब कृषि फीडर को अलग करने का काम किया जाता है। जैसे मतलब पहले क्या होता था कि सारे है ना, जो एक ही कनेक्शन के द्वारा खेतों के अंदर जो कनेक्शन था वो एक ही दिया जाता था, जिससे क्या होता है कि ट्यूबवेल चल रहा है तो घरों के अंदर लाइट है तो वो फ्लक्चुएट वगैरह करती थी, काम नहीं आती थी। तो कृषि फीडर को अलग कर दिया, जो बोरवेल वगैरह है उसके लिए, और जो जो घरेलू है उसको अलग कर दिया। तो इस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना ये है। उसके बाद में हाउसिंग के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लेके आई है जो गरीबों के लिए है। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी और ग्रामीण है, तो इसके अंदर लगभग 96 जो शहरों के अंदर और 75 गांवों के अंदर जो महिलाओं के नाम पे ही है, रजिस्टर्ड है ये जो घर हैं। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये आपको पता है 2000 के अंदर आई थी वैसे तो स्कीम, लेकिन इसके 4.0 अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो पात्र बस्तियां होती हैं, मतलब उसके अंदर अलग अलग जो जनसंख्या के हिसाब से, और वो भी जो मरुस्थलीय इलाका है या फिर पहाड़ी इलाका है उसके लिए अलग होता है, फिर जो नॉर्मल मैदानी इलाका है उसके लिए अलग है, और बाकी दूसरे क्षेत्र हैं जैसे तटीय वगैरह हैं इनके लिए भी अलग है। तो 3 तरीके से इसको बांटा हुआ है। जैसे मतलब 500 लोग यदि वर्ग किलोमीटर के अंदर आबादी वाला कोई जगह है तो वहां पे भी होगी, फिर 250 है, ये तो समतल के लिए है, और ये मरुस्थलीय एरिया है तो वहां पे 250 है, इस तरीके से इसको बांटा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो उसके अंदर क्या है कि जो पात्र बस्तियां हैं उनका 99.6% तक पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। ये क्या है कि हर मौसम ऑल वेदर कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर, कि हर मौसम के लिए आपको सड़क मिलेगी, फिर बार बार बनती रहती हैं। अमृत मिशन है, अमृत मिशन 1.0 2.0, ये 2 मिशन आए थे। पहले मिशन के अंदर जैसे 500 सिटीज को किया गया था, और दूसरा मिशन है 2.0 है, तो उसके अंदर लगभग 4300 से ऊपर काफी सारी सिटीज हैं। ठीक है, तो उनको
किया गया कि उनको जो शहरों के अंदर बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए किया जाता है, ये कि शहरों में नल से पानी आ सके, कनेक्शन आ सके, सीवेज वगैरह हो सके, या फिर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस तरीके से काफी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है अमृत मिशन के अंदर। बाद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। अभी एक न्यूज थी पीआईबी की, वो मैंने अलग से कवर नहीं की है। क्या है कि जैसे वेस्ट बंगाल है, वहां पे भी ये स्कीम लागू हो गई है। आपको पता है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, केंद्र केंद्र प्रायोजित योजना है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। मतलब प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्ड ही होता है, तो स्पॉन्सर्ड योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये प्रायोजित योजना है, तो इसके अंदर जैसे मतलब 60-40 का एक रेशियो रहता है शायद, है ना। तो इस तरीके से पीएम जन आरोग्य योजना है, तो ये वेस्ट बंगाल ने भी अपना ली अब, क्योंकि वहां पे भी बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, इसलिए कह सकते हो आप। तो हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है इसके अंदर। और आशा वर्कर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। उसके बाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये भी है। जैसे इसके अंदर आभा आईडी मैंने कई बार बता दिया आपको, 14 नंबर की एक आभा आईडी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये अभी अब हम पिछले उसमें कवर कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान है, ये भी है 9 तारीख को। जैसे मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में, तो आपको ये सब उसी के बारे में ही है। फिर खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये कोविड के टाइम पे शुरू की थी। और ये है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो मतलब प्रवासी मजदूर हैं तो वो भी वहां पे अपनी जो जगह है वहां पे, जैसे मुंबई है या फिर कहीं भी गए हुए हैं प्रवासी मजदूर के तौर पे, तो वहां पे भी राशन ले सकें राशन कार्ड के द्वारा, तो उसके लिए ये स्कीम है। तो ये 2 स्कीम अभी सरकार लेके आई थी। फिर शिक्षा तक पहुंच और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, इसमें पहला है कि समग्र शिक्षा अभियान है। समग्र शिक्षा अभियान है तो ये क्या है कि 3 चीजें थी। सर्व शिक्षा अभियान था पहले, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, और एक टीचर एजुकेशन है। इन तीनों को मिला के समग्र शिक्षा अभियान कर दिया कि जो प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक की ग्रेड के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, तो उनको कौशल विकास किया जाएगा, बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए था मेनली ये, ठीक है। जैसे मतलब शौचालय वगैरह अलग से उनके लिए प्रोवाइड करवाए जाए, ये सब, ये तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण भी कर दिया है सरकार ने शिक्षा के लिए, ठीक है। जैसे 103वां संविधान संशोधन था, इसके अंदर क्या हुआ था, 15/6 और 16/6 ये भी जोड़े गए थे, है ना। तो इसके अंदर 10% ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कर दिया था, जो 8 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो ये भी सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि 3 मिनिस्ट्रीज हैं शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्री के अंदर पूछ सकते हैं ये। एक तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, एक तो ये है, एक स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, और तीसरा है शिक्षा मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय मिलकर इसके अंदर काम कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसके बारे में हम देख चुके हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 75% है, तो ये SC ST OBC इनके लिए होता है। और फिर उसके बाद में 25% है, ये BPL वगैरह के लिए इनके लिए रखते हैं, ठीक है। फिर PM ई विद्या है। PM ई विद्या जैसे मतलब शिक्षा डिजिटल पहुंच के लिए, तो इसके लिए एक तो स्वयं प्रभा है, ये एक टीवी चैनल है जो DTH के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है, एक स्वयं प्रभा हो गया। फिर दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप एक पोर्टल है जिसमें QR कोड के द्वारा किताबें वगैरह इस तरीके से मिल जाती हैं। एक स्वयं पोर्टल है, ये भी DTH के लिए ही है। तो इस तरीके से ये 3 पोर्टल हो गए, ठीक है। ई विद्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। फिर आगे आजीविका और कौशल विकास के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये है। तो इसके अंदर क्या कर रही है सरकार कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, उसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो 2 स्कीम है, एक तो लखपति दीदी योजना है और एक नमो ड्रोन दीदी योजना है, ये है। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके अंदर आएगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना है, तो उसके अंदर लखपति दीदी, जैसे मतलब इनको लखपति बनाया जाए, 1 लाख तक की इनकी सालाना आय हो सके, और इनको 3 करोड़ महिलाएं उनको बनाया जाएगा। ये अब अभी टारगेट चेंज कर दिया, पहले शायद 2 करोड़ ही था, उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। और नमो ड्रोन दीदी है, तो इसके अंदर भी जैसे मतलब 8 लाख तक ड्रोन के लिए रुपए दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी, या 8 लाख तक होगी और 80%, मतलब मान लो कि 10 लाख का कोई ड्रोन खरीदती है
तो उनके लिए 80% तक सब्सिडी दी जाती है, मतलब 8 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कौशल विकास के लिए ग्रामीण जो युवा है तो उनको रोजगार प्रदान करने के लिए स्कीम है। ठीक है। तो ऐसे जो आजीविका, रोजगार और कौशल विकास के लिए स्कीम है। फिर उसके बाद में एक और है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका 4.0 भी लॉन्च हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, एआई का यूज करना, कोडिंग सिखाना, 3D प्रिंटिंग, ऐसे जो भविष्य के उभरते हुए क्षेत्र हैं तो उसके अंदर रोजगार देने के लिए इनको कौशल दिया जाएगा। ठीक है। फिर मनरेगा है। मनरेगा के अंदर जैसे विकसित भारत जी राम जी है। ठीक है। तो ये स्कीम है, इसमें 100 दिनों से बढ़ा के अब 125 दिन कर दिया है सरकार ने। उसके बाद में ई श्रम पोर्टल है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया है, जिनके सारे डाटा है वो एक जगह रहेंगे। बाद में ये है ना, कहीं से भी या एक जगह से दूसरी जगह यदि ये ट्रांसफर भी होते हैं तो सारा डाटा उनका सेव रहता है। तो उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं उनको। और सामाजिक सुरक्षा योजना है तो उसका लाभ मिल सके, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, अलग अलग स्कीम चलती हैं तो उनका लाभ मिल सके, उसके लिए इनको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ा जाता है। और ई श्रम पोर्टल पे उनको एक संगठित तौर पे एक उनके लिए पोर्टल के ऊपर उनको रजिस्टर किया जाता है, ये मान सकते हो। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने क्या क्या किया है गरीबों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो जीरो बैलेंस के अंदर ही खाते खोल देती है। फिर इसके माध्यम से डीबीटी है, तो डीबीटी के अंदर उन्हीं खातों के अंदर पैसे आते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार ने लॉन्च की थी, तो उनके लिए क्या है कि जो छोटे और सूक्ष्म उद्यम है तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन दिए जाते हैं। इसके अंदर शिशु है, किशोर है, तरुण है, इस तरीके की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक इसके अलावा तरुण प्लस भी बना दी है उसके बाद में, ये इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, तरुण प्लस भी बना दी थी। फिर पीएम स्वनिधि, इसके बारे में हम काफी बड़ी तरीके से चर्चा कर चुके हैं, काफी लंबा आर्टिकल था, उसको हम देख लिया था। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये भी इनके लिए चलाई जा रही है, वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के लिए ये स्कीम। ठीक है। कौन कौन सी स्कीम है वो एक साथ में लिखी हुई है इसमें, सिर्फ आपको नाम लिखना है, आगे कोमा लगा लगा के नोट्स के अंदर इतना लिखना है कि ये स्कीम है। ठीक है। फिर विश्वकर्मा योजना है, ये 18 प्रकार के जो शिल्पकार कारीगर हैं, पारंपरिक कारीगर हैं, तो उनके लिए स्टाइफंड दिया जाता है। ठीक है। जैसे शायद इसके अंदर 5,000 का स्टाइफंड होता है इसमें, और 5,000 इनको रुपए भी दिए जाते, मतलब उनके औजार वगैरह के लिए रुपए भी दिए जाते हैं। फिर स्टैंड अप इंडिया है, जो एससी और एसटी समुदाय के हैं उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जो बिना गारंटी का लोन दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है। एक तो सामाजिक सुरक्षा और जनजातीय विकास के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लेके आई है, वो है जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, श्रम योगी मानधनी स्कीम हो गई, इस तरीके से काफ़ी सारी स्कीम है वो सरकार लेके आई है। जैसे पेंशन इंश्योरेंस स्कीम है, उसके लिए अटल पेंशन योजना है। ठीक है। जिसके अंदर 60 साल के बाद में जो गारंटी शुदा पेंशन दी जाती है। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंदर क्या होता है कि जीवन या दुर्घटना वगैरह होती है तो 2 लाख तक का रुपए दिए जाते हैं इनको। फिर उसके बाद में श्रम योगी मानधन योजना है, ये सब स्कीम है, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। तो इनको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है अभी। फिर पीएम जनमन है, पीएम जनमन है, ये 75 जो पीवीटीजी ग्रुप है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो उनके लिए है ये स्कीम। तो उनको आवास, पानी, शिक्षा ये सब पहुंचाना है इसके अंदर। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये 2024 के अंदर शुरू हुई थी, और जो मतलब गांव, जो जनजातीय गांव है उनके समग्र विकास के लिए स्कीम थी। और उसके बाद में पीएम जनजातीय विकास मिशन, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है, तो ये क्या है कि ट्राइफेड है। ट्राइफेड एक संस्था है जो जनजातियों के जो व्यापार है, जो मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके, जैसे मतलब वो जंगलों से कुछ फल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कंदमूल वगैरह ऐसे उगाते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने के बाद में उनको ट्राइफेड है तो वो बाजार के अंदर बेचने का काम करती है, उनका सहयोग करती है, ऐसे मान सकते हो आप। तो ये पीएम जनजातीय विकास मिशन है, तो ये ट्राइफेड की मदद से वन आधारित जो आजीविका है उसको, आदिवासी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है। उसके बाद में एकलव्य विद्यालय है, तो ये दूर दराज के जो एसटी के क्षेत्र के जो लोग हैं तो उनको नवोदय विद्यालय की तर्ज पे उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है इसके अंदर। तो ये सोशल सिक्योरिटी और ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स हैं। अगला आर्टिकल पीआईबी बैकग्राउंडर से ही है,
और ये व्यवसाय सुगमता से संबंधित है। व्यवसाय मतलब ईज ऑफ डूइंग से संबंधित है, कि मतलब कोई भी व्यापारी है तो वो भारत के अंदर यदि अपना उद्योग स्थापित करना चाह रहा है तो उसके लिए आसान तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, और उनको जो पैसा वगैरह है तो वो जैसे जीएसटी वगैरह ये फिल करने के लिए, आयकर वगैरह फिल करने के लिए ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं करने पड़े। तो व्यवसाय सुगमता, उसके लिए भारत ने कारोबार की ढांचे को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या किया है, उससे संबंधित ये पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है। पिछली न्यूज़ भी काफ़ी बड़ी थी, ये भी काफ़ी बड़ा है आर्टिकल कि सरकार ने अलग अलग सेक्टर के अंदर क्या क्या किए प्रयास, उससे संबंधित हम देख लेते हैं क्या क्या है। वर्ल्ड बैंक है, ये पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालती थी, जिसके अंदर 2014 के अंदर भारत की रैंक 142वीं थी, 142 थी, जो 2019 के अंदर कम होके और 63 रह गई। तो भारत ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर काफी सारी प्रोग्रेस की है इन दिनों के अंदर। उसके बाद में ये रिपोर्ट बंद होगी, उसके बाद में बिजनेस रेडी इंडेक्स है वो निकालने लगी थी वर्ल्ड बैंक, तो उसके अंदर भारत ने काफी सारी अच्छा प्रोग्रेस किया था। फिर उसके बाद में आईएमडी है, आईएमडी है मतलब इसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो ये एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकालती है। तो इसके अंदर भारत है 2021 के अंदर 43rd रैंक पे था, जो 2025 के अंदर 41 पे आ गया है भारत, ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोग्रेस की है। उसके बाद में डिजिटल शासन, जैसे मतलब एक इंडेक्स है गिव टेक मैच्योरिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर भारत ने ग्रुप ए के अंदर इसको रखा गया है भारत को। उसके बाद में व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया, जैसे स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि पहले क्या है कि 2016 के अंदर 502 स्टार्टअप ही थे भारत के अंदर, अब क्या है ये 2.25 लाख यहाँ पे है, 2.25 लाख संख्या हो गई है। पहले 502 ही थे, अब स्टार्टअप है वो बढ़ के 2.25 लाख के समथिंग हो गए हैं। और जैसे मतलब यूनिकॉर्न कंपनी है वो भी काफ़ी सारी हो गई हैं, और भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है अभी, ठीक है। तो टॉप 3 के अंदर आता है भारत। और उसके अंदर जो एक एक मतलब कम से कम एक निदेशक है, मतलब डायरेक्टर है वो महिला है, वो ऐसे संस्थान जो स्टार्टअप है वो 48% है ऐसे स्टार्टअप। फिर उसके बाद में स्पाइस प्लस फॉर्म है, स्पाइस प्लस फॉर्म, तो ये क्या है कि जो 3 मंत्रालय हैं उनकी जो 11 सेवाएं हैं वो एक साथ में लेके आए। जैसे ये वाणिज्य मंत्रालय है उसका ये एक प्लेटफॉर्म है, ये फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब आपको पैन नंबर, टैन नंबर, कोई कंपनी स्थापित करनी है तो पैन, टैन, जीएसटीआईएन नंबर, जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उस एक फॉर्म के अंदर ही भरनी होती हैं। उसके बाद में जगह जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है स्पाइस प्लस फॉर्म। उसके बाद में आगे MCA 21 है, जो बड़ी कंपनियां हैं जो MCA 21 के अंदर आने वाली बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके पंजीकरण के लिए MCA 21 वर्जन 3 है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो MSME है उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है, नई वो उद्यम स्थापित करने होते हैं, उसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये MSME के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद में संपत्ति पंजीकरण और भूमि अभिलेख के अंदर क्या है कि DILRMP मतलब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम है एक, ठीक है। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। और ये मतलब मानचित्र हैं, जैसे मतलब अक्षांश देशांतर के आधार पे इनको मानचित्रीकरण किया जाता है, और 19 राज्यों में कानूनी रूप से ना इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। फिर है ULPIN, ये मतलब एक तरीके से भूमि का आधार है। आधार मतलब आधार, हमारा जो आधार कार्ड है नागरिकों के लिए 12 अंक का होता है, और जो भूमि का आधार होता है, आधार कार्ड है, ये 14 अंक का होता है, ठीक है। तो ये नंबर दिए गए हैं कि भाई इतने नंबर, ये अलग अलग भूमि रिकॉर्ड हैं उनके अलग अलग नंबर हैं, तो उस आधार पर पहचान की जा सकती है कि ये इसका मालिक कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है, एक ने दूसरे को जमीन बेची है फिर उसको रजिस्ट्री वगैरह करनी है तो वो ऑनलाइन की जा सके, उसके लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है, प्रणाली है ये, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। और सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या किया है कि श्रम संहिताएं हैं उनके अंदर बदलाव कर दिया है, जो लेबर कोड है, जो हमारे 4 लेबर कोड के अंदर इनको बांट दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 13 केंद्रीय श्रम कानून है उनको एक में ही बदल दिया उसके बाद में, और 4 है उनको कोड के अंदर बदल दिया, 4 कोड मेनली बना दिए थे। फिर उसके बाद में जैसे इंस्पेक्टर राज है उसकी जगह क्या है कि उसको चेंज करके निरीक्षक सह सुविधा करता, मतलब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बना दिया उसको सिस्टम को। पहले इंस्पेक्टर राज होता था, अब क्या है कि वो सहायता करेंगे आपके लिए। फिर पर्यावरण की अनुमतियां, पहले क्या है कि उद्योगों को 4 पार्टों के मतलब अलग अलग है ना, हर साल उनको रिन्यू करवाना पड़ता था कि हमारा जो है कि रेड के अंदर आता है, ऑरेंज के अंदर आता है, कौन सा उद्यम है, कैसे किस श्रेणी के अंदर आएगा, हमारा उत्सर्जन लेवल कितना है, उस आधार पे उसको बांटा जाता था। जैसे मतलब रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरीके से बांटते थे। लेकिन अब क्या है कि आजीवन वैध होगा वो, कि बार बार उसको
चेंज नहीं करना होगा, ठीक है, मतलब सत्यापन नहीं करवाना होगा। उसके बाद में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप में है, तो ये अनुमोदन है वो एक ही जगह हो जाता है। फिर परिवेश पोर्टल है, ये 2.0 परिवेश 2.0 है, तो इसके अंदर क्या है कि जो पर्यावरण मंजूरी मिलती होती है तो उसका समय घट गया है। जैसे मतलब 105 दिन पहले लगते थे पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, अब उसको 64 दिन के अंदर ही हो जाता है ये काम, ठीक है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं। उसके बाद में ये टोटल 10 पॉइंट है। सरकार इतना काम करती है, फिर उसके बाद में ये डेटा डाल देती है। मेरे लिए आपके लिए परेशानी हो जाती है कि मेरे को समझाना और याद रखना, और आपको भी याद रखना, फिर एग्जाम के अंदर उनको लिखना, ये सारे डेटा आप यूज नहीं कर पाओगे। फिर भी जो मेन डेटा है वो आप नोट्स के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। फिर बाजार संपर्क और लॉजिस्टिक के लिए सरकार क्या कर रही है? पहली बात तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। उसके अंदर पहले हमारी 2014 के अंदर 24वीं रैंक थी, और अब 2023 के अंदर 38वीं रैंक है, ठीक है। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ई मार्केट प्लेस आपको पता है कि एमएसएमई है, तो उसकी जो उत्पाद होते हैं तो वो सरकार है, तो वो सरकारी जो मंत्रालय वगैरह विभाग वगैरह ये खरीदते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ठीक है। फिर उसके बाद में ओएनडीसी है, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट होते हैं, मैंने आपको बता रखा है ये भी कि अमेजन फ्लिपकार्ट होते हैं, तो वैसे ही ये सरकार का एक डिजिटल नेटवर्क है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि ई कॉमर्स के का एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो खत्म हो जाएगी इससे। फिर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जो अलग अलग मंत्रालय हैं तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आता है ये। बाद में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल बनाया है, जो मरीन है, मरीन वाला है ये, कि मतलब जो समुद्री आयातक हैं, निर्यातक हैं, जो मतलब पोर्ट के ऊपर होते हैं, तो उनको एक जगह लेके आना है, और समुद्री लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है ये। फिर लॉजिस्टिक डेटा बैंक, मतलब जो सड़क है, रेल है, समुद्री मार्ग है, रियल टाइम कार्गो ट्रैकिंग है, ये सब है, एक्जिम कंटेनर है, इनको सबको ट्रैक किया जाता है इसके अंदर। लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, इसके अंदर सारा डाटा होता है कि कौन सा है ट्रक है, वो कहाँ पे है, किस जगह पहुंचा है, ये सारा डेटा है वो इसके अंदर लॉजिस्टिक डेटा बैंक के अंदर होता है कि कितना कितना सामान आया है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में ऋण क्रेडिट तक आसान पहुंच, उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि मतलब एक्सेस टू क्रेडिट के लिए क्या किया किया है। तो इसके अंदर देखो ये 10 पार्ट में बांटा हुआ है, तो इसको आप 5-6 पार्ट के अंदर बांट के लिख सकते हो। जैसे एक्सेस टू क्रेडिट है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, जैसे क्रेडिट गारंटी योजनाएं हैं, ठीक है। एमएसएमई और स्टार्टअप है, इनके लिए क्या है कि सीजी टीएमएसई, तो एमएससी के लिए ट्रस्ट फंड होता है ये, ठीक है। तो उसके तहत इतने लाख करोड़ है ना सरकार ने दे दी है। फिर पीएम मुद्रा योजना है, ये आपको पता है। फिर क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल है, इसके अंदर क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उन्होंने 2025 के अंदर इसको लॉन्च किया था, और जो एमएसएमई है उनको मतलब कोलेटरल फ्री और ऑटोमेटेड तरीके से कैसे लोन दिया जा सके, उसके लिए स्कीम थी क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, ठीक है। ऑटोमेटिक ऋण देना ये स्वचालित तरीके से। फिर ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि मान लो किसी एमएसएमई ने अपना सामान बेच दिया है, बेचने के बाद में क्या होता है कि उसको पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए एक रिसिप्ट मिल जाती है कि भाई इतने का सामान वो बेच चुका है। अब उसको मान लो लोन चाहिए, और उसके पास में पैसा तो है नहीं, थोड़े दिनों के लिए जितना परिचालन क्षमता उसकी कम होती है, तो इसलिए उसको लोन चाहिए होता है, तो ये ट्रेड्स की एक रिसिप्ट होती है, ठीक है। तो ये उनको दे देता है, जैसे बैंकों को दे दिया है उन्होंने, और देने के बाद में उनको जो पैसा मिलेगा तब तक उनको चलाने के लिए उधार मिल जाता है उतना पैसा, ठीक है। तो एमएसएमई के बकाया बिलों की तुरंत फाइनेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये। बजट 26-27 के अंदर सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए इसे अनिवार्य कर दिया था बाद में, और इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उससे भी जोड़ दिया गया है। बाद में कर अनुपालन के लिए मतलब टैक्स कंप्लायंस के लिए सरकार ने क्या क्या मतलब सुविधाएं की हैं। एक तो जीएसटी लेके आई है सरकार, फिर फेसलेस असेसमेंट करती है, जो करदाता अधिकारी हैं वो अब आमने सामने नहीं मिलेंगे, उससे क्या है भ्रष्टाचार वगैरह ज्यादा बढ़ जाता था, तो फेसलेस असेसमेंट होता है अब। फिर इनकम टैक्स के लिए ई फाइलिंग पोर्टल बना दिया है सरकार ने कि ई फाइलिंग कर सकते हो आप। ई वे बिल ये जीएसटी के अंदर ही आता है, ये भी है आपको पता होगा। फिर एफिशिएंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके दक्षता के लिए डीईएच क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, कि डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब की तरह बनाया जा रहा है, ठीक है, कि निर्यात केंद्र की तरह बनाया जा रहा है इनको। फिर निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है ये, तो इसके अंदर क्या है कि निर्यात दिशा और उप योजना, इनके माध्यम से निर्यातकों को समर्थन दिया जाता है।
मतलब उनको वित्तीय प्रोत्साहन वगैरह ऐसे दिया जाता है निर्यातकों को इसके अंदर, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। बाद में आइस गेट एंड इको, आइस गेट हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है, ये कस्टम्स के लिए है। और इको है, ये क्या है, इसमें मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मान लो कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिन क्या होता है, कि जैसे मान लो कि एक यूएई से सामान आ रहा है, तो हमें क्या पता वो यूएई से ही आ रहा है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, वो देना पड़ेगा उनको साथ में। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पहले यूएई को भेजे और उसके द्वारा हमारे भारत के अंदर वो कुछ कोई भी चीज भेज रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देश भेजे, तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाता है ये वाला प्लेटफॉर्म, इको प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है, तो इसमें क्या है कि भारतीय निर्यातक हैं वो वैश्विक खरीदारों के बीच सीधा संपर्क रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड कनेक्ट है ई प्लेटफॉर्म की, वैश्विक निर्यातक हैं उनके बीच में या खरीदार है उनके बीच में कनेक्टिविटी आसान हो सके, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। उसके बाद में यूपीआई, डिजिटल सार्वजनिक, डीपीआई के लिए हम क्या किया है कि मतलब डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए एक यूपीआई हो गया। फिर सेंट्रल केवाईसी, मतलब केवाईसी करवाओ और केंद्र की जितनी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन पे बार बार आपको करवाने की जरूरत नहीं, केवाईसी वो सेंट्रली तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में एंटिटी लॉकर, जैसे हमारा डिजी लॉकर होता है उसी तरीके से जो व्यवसाय है, जो उद्यम है, उनके लिए एक एंटिटी लॉकर होता है कि वो सारे जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में मतलब ये क्लाउड है एक तरीके से। फिर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड इंसॉल्वेंसी के लिए क्या क्या किया है सरकार ने। एक तो जन विश्वास एक्ट लेके आई थी सरकार 2023 के अंदर, और 2026 के अंदर इसको संशोधन किया है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे मतलब छोटे मोटे अपराध होते हैं उनको तकनीकी अपराध कह सकते हो, तो उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है। और सिर्फ है ना आपको पेनल्टी वगैरह जो वित्तीय पेनल्टी टाइप में वैसे ही होगा, वो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, कुल मिला के बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा। तो जन विश्वास अधिनियम लेके आई थी सरकार। फिर उसके बाद में अनुपालन बोझ के अंदर कमी, कि व्यवसायियों की सुविधा के लिए मतलब बहुत सारे जो कंप्लाइंस हैं उनको पूरा करना पड़ता था पहले, उनको सरल कर दिया या खत्म ही कर दिया सरकार ने। उसके बाद में BRAP, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, सरकार लेके आई है। ये राज्यों के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है वो कैसा हो सकता है। तो इस तरीके से सरकार अलग अलग रिफॉर्म एक्शन प्लान लेके आई थी। और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी है, ये आपने देख लिया है, थोड़े दिन पहले मैंने आईबीसी के बारे में बताया था, तो ये भी सरकार लेके आई है। इसके अंदर संशोधन भी किया अभी 2026 के अंदर सरकार ने। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा होता है। उसके बाद में 3-4 छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जैसे कल क्या है कि जम्मू के अंदर ही एक मौसम विज्ञान वाला एक ये स्थापित हुआ था, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। और मैंने कहा था लखनऊ के अंदर भी होने वाला है, और वो अगले दिन ही हो गया। ये लखनऊ के अंदर नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हो गया है, वहां पे डोपलर रडार वगैरह इस तरीके से लगाई जाएगी, वो सब है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक फिलीपींस के अंदर अर्थक्वेक आया, मिंडानियो, चल जाओ, हाँ, मिंडानो, यहाँ पे ये फिलीपींस के अंदर है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये परिप्रशांतीय मेखला है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, तो उसका पार्ट है फिलीपींस। और वहां पे कौन कौन से ज्वालामुखी वगैरह हैं, मतलब वोल्केनो कौन से हैं, वो आप जाके ज्योग्राफी की जो बुक आपकी है उसके अंदर जाके आप एक बार देखोगे कि वोल्केनो कौन कौन से हैं, मैप के अंदर आपको जाके देखना है कि ये कहां पे पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट है हमारे, तो उन्होंने कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र हैं, वो अलग अलग जो हमारे डिफेंस हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, तो उनको दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इसमें इतना ही पता करना है, हमें नामों का कोई कुछ नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि युद्ध काल के अंदर, युद्ध काल के अंदर परमवीर चक्र है वो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद में महावीर चक्र होता है, ठीक है, महावीर चक्र। फिर उसके बाद में वीर चक्र होता है। ये 3 है, ये इनकी हायरार्की है। और जो शांति काल है, शांति काल के अंदर मतलब युद्ध नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे सबसे ऊपर होता है अशोक चक्र, उसके बाद में होता है कीर्ति चक्र, और उसके बाद में होता है शौर्य चक्र। ये इनकी हायरार्की होती है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। उसके बाद में आगे चलते हैं। कल वाले का आंसर है
ACA, ये तीनों का आंसर है। आज वाले दो हैं, ये आप देख लेना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से संबंधित है। आज मेंस के दो क्वेश्चन है, ये आप करना। ठीक है, आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।